वेलकम टू अहम एजुकेशनल एकेडमी। माय नेम इज़ मोहम्मद सादिक। आज की इस क्लास में हम 2023 के क्वेश्चन को क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। जो अरबिक के शिफ्ट में आए हुए थे, यानी अरबिक के वो स्टूडेंट जिन्होंने 2023 में एग्जाम दिया था फेब शिफ्ट में, तो उसमें जो भी क्वेश्चन आए हुए, जितने भी आपके शिफ्ट के क्वेश्चन आए हुए हैं, एक एक यूनिट के क्वेश्चन को क्या हमें डिस्कस करेंगे, ताकि हम देखेंगे कि जो चीज हमने पढ़ लिया है, क्या क्वेश्चन जो है उसी के अंदर से आ रहे हैं, उसी के ग्राउंड से आ रहे हैं, हम क्वेश्चन को डील कर पा रहे हैं कि नहीं डील कर पा रहे हैं। तो आइए आज रिसर्च के क्वेश्चन को देखते हैं। रिसर्च के यूनिट से आपके 5 क्वेश्चन आए हुए थे। आज उन्हीं क्वेश्चन को हम देखेंगे। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। जी, रिसर्च का पहला क्वेश्चन ये है, यूज ऑफ थ्योरी इन सोशल साइंस रिसर्च इज इम्पोर्टेंट एज इट प्रोवाइड। कह रहे हैं कि सोशल साइंस रिसर्च में थ्योरी का जो यूज जरूरी है, ये क्या प्रोवाइड करता है। कंट्रास्टिंग फ्रेमवर्क। बी में आपको बोला जा रहा है एक्सीज लिटरेचर। सी में जस्टिफिकेशन फॉर रिसर्च। डी में क्वानिटेटिव डेटा। देखिए यहाँ पर बोला गया है सोशल साइंस रिसर्च। तो सोशल साइंस रिसर्च का मतलब क्या हो गया, यानी अगर इसको दूसरे वर्ड में हम बोले तो इसको हम बोल सकते हैं कि क्वालिटेटिव रिसर्च। क्वालिटेटिव रिसर्च जिसको बोलते हैं, जिसको आप पोस्ट पॉजिटिविज्म के नाम से भी जानते हो। तो यानी ये क्या कहा जा रहा है कि यानी अगर क्वालिटेटिव रिसर्च में हम थ्योरी का इस्तेमाल जो है वो जरूरी होता है, ये क्या प्रोवाइड करता है। कंट्रास्टिंग फ्रेमवर्क का मतलब क्या है, ऐसा फ्रेमवर्क जो आपस में एक दूसरे के मुखालिफ हो, यानी एक दूसरे के फरीक हो। बी में इसका मतलब ये होगा कि क्या अगर आप थ्योरी का इस्तेमाल करोगे सोशल साइंस रिसर्च में तो ये लिटरेचर को बढ़ाएगा। सी में ये कहा जा रहा है कि जस्टिफिकेशन फॉर रिसर्च। देखिए डी को तो आप इलिमिनेट कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर जो बात बोली जा रही है वो क्वालिटेटिव रिसर्च के ताल्लुक से बात हो रही है, ना कि क्वानिटेटिव डेटा के ताल्लुक से। तो डी को यहाँ से हम इलिमिनेट कर देंगे। आपका जो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। इसमें क्या है कि जस्टिफिकेशन फॉर रिसर्च, यानी रिसर्च के लिए एक जस्टिफिकेशन देगा। जस्टिफिकेशन का मतलब क्या है कि यानी तहकीक। आप अपने रिसर्च के अंदर कोई भी डेटा को यूज करते हो, मतलब कोई भी थ्योरी का आप इस्तेमाल करते हो, तो आप अपनी रिसर्च को बिल्कुल मुहक्किक बनाना चाहते हो, यानी बिल्कुल तहकीक शुदा बनाना चाहते हो, जस्टिफाई करना चाहते हो, अपनी रिसर्च को बिल्कुल अच्छा करना चाहते हो। तो इसी तरीके से सोशल साइंस रिसर्च में थ्योरी का इस्तेमाल अगर किया जाएगा, तो वो इस वजह से किया जाएगा ताकि आपकी रिसर्च जो है बिल्कुल जस्टिफाई रहे, आपकी रिसर्च जो है बिल्कुल तहकीक शुदा वाली रहे। ठीक, तो इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। A sample of respondent which is available to researcher because of their access the respondent is identified as। कह रहे हैं कि रिस्पोंडेंट का एक सैंपल है जो कि रिसर्चर को अवेलेबल है, क्योंकि उनके एक्सेस को रिस्पोंडेंट ने खुद आइडेंटिफाई किया है। तो ये किस तरीके की सैंपलिंग है। अब देखिए ये आपका सैंपलिंग से क्वेश्चन आ गया है। अगर सैंपलिंग में आपको कोई भी डाउट है तो इस पे 5 वीडियोस जो है वो शॉर्ट वीडियो करके आई हुई है, जिसपे हमने अभी रिसेंटली वीडियो बनाया है। तो आप अपने कंसेप्ट को क्लियर कर लो, सैंपलिंग से आपके क्वेश्चन बन रहे हैं और आपसे पूछे भी जाएंगे आगे। क्या ये रैंडम सैंपलिंग है, या कोटा सैंपलिंग है, या स्नोबॉल सैंपलिंग है, या कन्वीनियंस सैंपलिंग है। तो देखिए इसमें इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए कन्वीनियंस सैंपलिंग की डिफिनेशन क्या होती है। कन्वीनियंस सैंपलिंग यही होती है कि जिसमें हम अपने हिसाब से अपने चॉइस के मुताबिक हम क्या करते हैं, बगैर उन सिंपल के कैरेक्टरिस्टिक को, उन सिंपल के फीचर्स को जाने हुए हम डेटा का क्या कर लेते हैं, सिंपल का सिलेक्शन कर लेते हैं। तो यहाँ पर भी क्या है, बिकॉज ऑफ देयर एक्सेस, यानी हम क्या करते हैं यहाँ पर अपने एक्सेस के मुताबिक हमने यहाँ पर भी क्या किया है, सिंपल का सिलेक्शन किया है। तो ये आपका सही आंसर जो होगा वो कन्वीनियंस सैंपलिंग होगा। रैंडम सैंपलिंग आपकी वो होती है जहां पर क्या है कि सारे जो पॉपुलेशन के अंदर जितने भी लोग होते हैं, हर किसी के पास क्या है, इक्वल चांस होते हैं सिलेक्ट होने के। कोटा सैंपलिंग जहां पर कोई कोटा लगा दिया जाता है। स्नोबॉल सैंपलिंग वो सैंपलिंग होती है जहां पर फर्स्ट मेंबर को आप आइडेंटिफाई करते हो डेटा लेने के लिए, और उसी मेंबर से आप दूसरे बंदे का एड्रेस पूछते हो, दूसरे बंदे को आइडेंटिफाई करते हो उसी फर्स्ट बंदे से, ताकि आप जाकर उससे भी डेटा ले सको। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये बहुत आसान सा क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर स्टेप इन सिस्टमेटिक रिव्यू ऑफ लिटरेचर।
कौन सा फॉलोइंग जो है स्टेप है किसका, इन सिस्टमेटिक रिव्यू ऑफ लिटरेचर, सिस्टमेटिक रिव्यू ऑफ लिटरेचर का, यानी रिव्यू ऑफ लिटरेचर मतलब लिटरेचर अगर आपको करना है, सिस्टमेटिक रिव्यू करना है लिटरेचर का, तो उसका स्टेप आपको बता रहा है। ऑप्शन ए में है सर्च फॉर आर्काइवल रिकॉर्ड, बी में है डिफाइन द पर्पस, सी में है एक्सेस द रिलेवेंस ऑफ सिलेक्टेड स्टडी, डी में है आइडेंटिफाई द क्वालिटी ऑफ ईच स्टडी, ई में है इंटरव्यू द ऑथर्स ऑफ ईच स्टडी सिलेक्टेड। देखिए यहाँ पर क्या है कि हम ऑप्शन नंबर ए को रिलेट मतलब एलिमिनेट करेंगे, यहाँ से इसको डिलीट करेंगे। तो इसमें क्या कहा जा रहा है कि हर सिलेक्टेड स्टडी के ऑथर्स का आप इंटरव्यू लोगे। तो अगर आप किसी भी चीज का लिटरेचर रिव्यू करते हो तो वहां पर कोई भी ऐसी कंडीशन नहीं होती कि जो भी आप एरिया सेलेक्ट कर रहे हो स्टडी करने के लिए, उस एरिया में आपको बहुत सारी किताबें भी पढ़नी पड़ सकती हैं। तो जरूरी नहीं है कि जितनी किताबों का आप सिलेक्शन करोगे उन किताबों के ऑथर्स का आपको इंटरव्यू लेना है। तो ये सरासर बिल्कुल गलत है। तो यहां से ई को एलिमिनेट करना है, डी भी आप हटाएंगे और ई भी आप लाएंगे। तो यहाँ पर क्या, सर्च फॉर आर्काइवल रिकॉर्ड। देखिए लिटरेचर रिव्यू में आप किसी रिकॉर्ड के लिए सर्च नहीं करते हो, ठीक है। तो ए भी आपका क्या है, यहाँ से क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए ऑप्शन नंबर बी में क्या है कि डिफाइन द पर्पस। आपको पर्पस डिफाइन करना पड़ेगा कि आप किस पर्पस के लिए लिटरेचर रिव्यू कर रहे हो या किस पर्पस के लिए आप रिसर्च कर रहे हो, आपको अपना पर्पस बताना पड़ेगा। सी में क्या, एक्सेस द रिलेवेंस ऑफ सिलेक्टेड स्टडी, यानी जो भी आपने स्टडी को सिलेक्ट किया, जो भी आपने एरिया सिलेक्ट किया है स्टडी करने का, उस एरिया से रिलेटेड आपको क्या करना पड़ेगा, जानकारी लेनी पड़ेगी, उस एरिया से रिलेटेड आपको एक्सेस करना पड़ेगा, सारी चीजों को समझना पड़ेगा। तो ऑप्शन नंबर सी भी आएगा। डी में है आइडेंटिफाई द क्वालिटी ऑफ ईच स्टडी। हर स्टडी की क्वालिटी को आप आइडेंटिफाई करोगे कि यानी जो स्टडी मैं कर रहा हूँ सिलेक्टेड स्टडी से रिलेटेड, क्या वो मेरी सही स्टडी हो रही है कि नहीं हो रही है। तो ये तीन ऑप्शन आपके बी सी डी जो होगा यही सही होगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा। काफी आसान सा क्वेश्चन था, रिसर्च के स्टेप से ये क्वेश्चन था। इस तरीके के क्वेश्चन जो है बिल्कुल भी गलत नहीं होने चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। स्टेटमेंट वन में आपको कहा जा रहा है क्वानिटेटिव रिसर्च लेस एम्फेसिस ऑन द जनरलाइजेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग। कह रहे हैं कि क्वानिटेटिव रिसर्च का पूरा फोकस किस पे होता है, फाइंडिंग की जनरलाइजेबिलिटी पे। यानी क्वानिटेटिव रिसर्च में जो कुछ भी हम रिसर्च करते हैं, तो यानी रिसर्च करने के बाद क्या होता है, उस पर हमारा पूरा फोकस होता है। जो कुछ भी हमने फाइंडिंग किया है, जो कुछ भी हमने रिसर्च किया है, हमारा पूरा फोकस होता है कि उसको हमें क्या करना है, जनरलाइज करना है। यानी उसको हमें रखना नहीं है, उसको हमें क्या करना है, जनरलाइज करना है। ठीक। स्टेटमेंट टू में आपको ये बोल रहे हैं प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग डजंट जनरेट अ रिप्रेजेंटेटिव सिंपल। कह रहे हैं कि प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग में जो है इसके अंदर सिंपल का जो सिलेक्शन होता है डजंट जनरेट अ रिप्रेजेंटेटिव सिंपल, वो सिंपल को मतलब रिप्रेजेंटेड नहीं करता। तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि देखिए प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग जो होती है वो आपका सबसे बेस्ट मेथड है सैंपलिंग के प्रोसीजर में। नॉन प्रोबेबिलिटी जो होती है उसके अंदर आप 100% श्योर नहीं होते कि आपका सैंपल जो है आपके पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करेगा कि नहीं करेगा। बट प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग से आप जो भी सैंपल लोगे उसमें क्या है कि आपका सैंपल 100% ट्रू माना जाएगा। क्योंकि उसमें क्या है कि आप पॉपुलेशन से प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग में जो भी सैंपल निकालते हो वो सैंपल आपका पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करेगा, यानी उसको दर्शाएगा, उसको बताएगा कि हाँ आपका सैंपल जो आपने सैंपल निकाला है पॉपुलेशन से, आपका सैंपल जो है बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर नॉट लगा हुआ है, तो इस वजह से ये गलत हो जाएगा। बाकी क्वानिटेटिव रिसर्च में बिल्कुल यही होता है। देखिए क्वालिटेटिव रिसर्च में हम फाइंडिंग की जनरलाइजेबिलिटी नहीं करते। बाकी क्वानिटेटिव रिसर्च में जो कुछ भी हम फाइंडिंग करते हैं, जो कुछ भी हम रिसर्च करते हैं, उसमें हमारा पूरा फोकस होता है कि हमें उसको क्या करना है, जनरलाइज करना है। तो इस एतबार से ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका सही आंसर होगा। ठीक, काफी इजी क्वेश्चन थे, काफी आसान से क्वेश्चन थे। बस शर्त यही है कि आप लोगों ने कितना पढ़ा है और आपके कंसेप्ट जो है वो कितने क्लियर है। चलिए इसका लास्ट क्वेश्चन जो है, क्योंकि 5 क्वेश्चन आए हुए थे आपके रिसर्च की यूनिट से, ये भी स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन है। कह रहे हैं कि इन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग इट इज नॉट नेसेसरी दैट ऑल द मेंबर ऑफ पॉपुलेशन हैव एन इक्वल अपॉर्चुनिटी टू बी पार्ट ऑफ द सैंपल। प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग में ये जरूरी नहीं है कि दैट ऑल द मेंबर ऑफ पॉपुलेशन, कि पॉपुलेशन के सारे मेंबर के पास इक्वल अपॉर्चुनिटीज हो सिंपल के पार्ट होने की। तो देखिए ये बिल्कुल गलत बात बोली जा रही है,
क्योंकि अभी रिसेंटली इस पर हमने क्लास बनाई हुई है कि प्रोबेबिलिटी एंड नॉन प्रोबेबिलिटी में क्या फर्क है और उसकी टाइप में क्या फर्क है। तो आप लोग इसको जरूर देख लें अगर आपका ये कंसेप्ट क्लियर ना है। प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग में जरूरी होता है कि यानी यहाँ पर पॉपुलेशन के अंदर जितनी भी मेंबर होते हैं हर मेंबर के पास इक्वल पार्ट होता है, यानी इक्वल अपॉर्चुनिटीज होती है सैंपल का पार्ट होने की। तो ये यहाँ पर नॉट लिखा हुआ है, इस वजह से ये क्या हो जाएगा, आपका फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो गलत हो जाएगा। स्टेटमेंट टू में क्या है, नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग मेथड इज नॉट अ फिक्स और प्रीडिफाइंड सिलेक्शन प्रोसेस। तो ये बिल्कुल सही है, क्योंकि नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग जो होती है ये एक नॉट फिक्स एरिया होती है और तो कोई भी यहाँ पर प्री डिफाइंड प्रोसेस नहीं होता। इसमें क्या है कि प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग में आपकी जो भी एरिया होती है वो एक फाइनाइट एरिया होती है, फाइनाइट पॉपुलेशन होती है, यानी आपको पता होता है कि हमें इतनी ही पॉपुलेशन में से क्या करना है, सैंपल को निकालना है। बट नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग में क्या है कि आपकी जो भी एरिया होती है वो फाइनाइट नहीं होती, यानी फिक्स नहीं होती, वहां पर कुछ भी इस तरीके की एरिया नहीं बताई होती है कि आपको इतनी ही एरिया से सैंपल लेना है। तो नॉन प्रोबेबिलिटी के अंदर जो भी आप सैंपल का सिलेक्शन करते हो तो वो आपकी फिक्स डिफाइन एरिया नहीं होती। तो इस एतबार से क्या है, आपका स्टेटमेंट टू जो है वो सही है, स्टेटमेंट वन जो है वो गलत है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका जो होगा वो सही आंसर होगा। देखिए अभी हमने क्या है, सैंपलिंग को पढ़ा है, तो सैंपलिंग से आपके दो क्वेश्चन आए हुए हैं, अगर आपको मालूम है, आपका कंसेप्ट क्लियर है, तो 4 नंबर आपका कहीं नहीं जाने वाला। तो ये थी 2023 जिसको आप लोगों ने देकर आया था, जिस एग्जाम को आपने दिया था, उस क्वेश्चन को, उसके सारी यूनिट के क्वेश्चन को हम रोज रोज करने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि क्या पेपर जो है वाकई में टफ था या आपकी पढ़ाई ऐसी नहीं थी या आप लोगों को वाकई में पेपर टफ लगा था। तो ये थी आज की रिसर्च की पहली क्लास 2023 के ये क्वेश्चन है। अगर आपको क्लास समझ में आती है, अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियोस।